हेलो दोस्तों, एक दिन सुबह आप प्लांट में आए और पीएलसी डीसीएस प्रोग्रामिंग यूनिट पे बैठे और पता चला कि काफी स्लो रेस्पॉन्डिंग है। अपलोड डाउनलोड में नॉर्मल से ज्यादा टाइम ले रहा है। लोडिंग स्टेटस भी 90% से ज्यादा है। मेरे ख्याल से हर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर ने फेल किया होगा कि पीएलसी डीसीएस लोडेड चल रहा है और सब सोचते हैं कि पीएलसी डीसीएस अब ऑब्सोलीट हो चुका है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये हुआ है प्रोग्रामिंग की कुछ गलत प्रैक्टिस को फॉलो करने के कारण। दूसरा, आपने कई बार देखा होगा कि इक्विपमेंट या प्लान तो ट्रिप हो जाता है इंटरलॉक से और ट्रिपिंग का एग्जैक्ट अलार्म मिल नहीं पाता अलार्म लिस्ट में। यह भी गलत प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस का ही रिजल्ट है। इन गलत प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस की वजह से कई बार एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर को एम्बेरस होना पड़ता है सबके सामने। यस, आज हम प्रोग्रामिंग के दौरान ली जाने वाली प्रिकॉशन और स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए अगर उसे इन एम्बेरस मोमेंट से बचना है तो। वैसे भी इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर को पीएलसी डीसीएस प्रोग्रामिंग यूनिट के एक सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। मतलब एक तरह से अपने आप में प्रोग्रामिंग हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए, जिससे प्लांट ऑपरेशन से रिलेटेड इश्यूज को एक झटके में डायग्नोसिस किया जा सके। पीएलसी डीसीएस सिस्टम ऐसे मेंटेन होना चाहिए कि कंट्रोल रूम ऑपरेटर अलार्म लिस्ट देखकर बता दे कि किस वजह से प्लांट ट्रिप हुआ है। पीएलसी डीसीएस प्रोग्रामिंग के कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं, चलिए देख लेते हैं वो क्या है। रूल नंबर 1, पीएलसी डीसीएस के प्रोग्राम का लेटेस्ट बैकअप आपके पास कम से कम 2 जगह पे फिजिकल फॉर्म जैसे एसएसडी ड्राइव या फिर बैकअप सर्वर पे होना चाहिए, जो कंट्रोल रूम से दूर हो। कई बार होता है कि कंट्रोल रूम में आग लग गई और यू लॉस्ट एवरीथिंग। जब आप कंट्रोल रूम को रिस्टोर करने जाएंगे तब ये दूर रखा हुआ बैकअप आपको सेफ रखेगा। रूल नंबर 2, ऑनलाइन मोड में कंट्रोलर में डायरेक्ट प्रोग्रामिंग चेंज या मॉडिफिकेशन को जितना हो सके अवॉइड करें। शिफ्ट ऑपरेशन के दौरान ये ज्यादातर देखा गया है कि लॉजिक में कोर्स फोर्स या बाईपास किया गया है, लेकिन होता क्या है, शिफ्ट खत्म होने या कुछ रीजन की वजह से चेंज जो लॉजिक है वो मॉडिफिकेशन एज इट इज छोड़ दिया जाता है। यदि इस लॉजिक चेंज की जरूरत है तो रीजन और डेट मेंशन करते हुए प्रोग्रामिंग पेज पे कमेंट डाल दें कि इस वजह से लॉजिक चेंज किया गया है और इस सॉफ्टवेयर ने ऑथराइज किया है। और यदि ये चेंज परमानेंट नेचर का है तो आपके प्लान में जो एस्टेब्लिश एसओपी एमओसी सिस्टम रिक्वेस्ट जरूर यूजर से ले लें और प्रोग्रामिंग यूनिट की हार्ड डिस्क फाइल और बैकअप सर्वर पर भी अपडेट कर दें। रूल नंबर 3, नया प्रोग्राम लॉजिक स्टार्ट करने से पहले ऑलवेज इंश्योर करें कि प्रोग्रामिंग यूनिट के हार्ड डिस्क प्रोग्राम फाइल में वही प्रोग्राम है जो पीएलसी डीसीएस कंट्रोलर में रन कर रहा है। बाय कंपेयरिंग प्रोग्राम, अगर कंपैरिजन में कोई मिसमैच मिलता है तो चेक करें कि क्या मिसमैच है। ज्यादातर आपको कंट्रोलर साइड ही मिसमैच मिलेगा और अगर मिसमैच प्रोग्राम रियली रिक्वायर्ड है तो हार्ड डिस्क प्रोग्राम फाइल में भी अपडेट कर दें। रूल नंबर 4, चाहे आप कुछ भी प्रोग्राम करें या सिर्फ एक सिंगल लाइन इंस्ट्रक्शन ही ऐड करें प्रोग्राम में, मेक श्योर इट इज फेल सेफ लॉजिक। मतलब जब आप अपने दिमाग में सिमुलेट करके देखें कि अगर मेरे नए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के फेल होते ही क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस पर्सन आपको सिर्फ प्राइमरी कंडीशन लॉजिक देके निकल जाएगा, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर होने के नाते ये सोचना आपका काम है कि नए मॉडिफिकेशन के फेल होने से टोटल प्रोसेस में क्या फर्क पड़ने वाला है। इसके लिए आपको प्रोसेस की लेफ्ट राइट सारी कंडीशन सोचनी पड़ेगी। प्रोसेस वाला ये सोच के नहीं आएगा, वो आपका काम है, ठीक है। याद रखें, फेल सेफ लॉजिक बनाना है। चलिए अब देखते हैं प्रोग्रामिंग करते समय कि इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर को क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है। प्रिकॉशन नंबर 1, जब आप डिजिटल या एनालॉग इनपुट की प्रोग्रामिंग कर रहे हो, पहली बात, हमेशा इंश्योर करें कि आपके पास हर समय 10 से 20% डीआई या एआई चैनल स्पेयर्स होने चाहिए। पता चला आप ऑलरेडी स्पेयर कंज्यूम कर चुके हैं और कुछ अर्जेंट रिक्वायरमेंट के टाइम रिक्वायर्ड स्पेयर चैनल है ही नहीं। अगर स्पेयर इनपुट कम रह गए हैं तो प्लानिंग कर लें। सेकंड, ये इंश्योर कर लें कि नए डीआई एआई का जो सप्लाई सोर्स है वो यूपीएस होना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जर्व किया गया है कि नए डीआईडी को जल्दी में ऐड करते टाइम सप्लाई का ध्यान नहीं रखा गया और रात सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया। होता क्या है, पावर ब्लैकआउट के टाइम आपको प्लांट के हर हिस्से की इंफॉर्मेशन कंट्रोल रूम में अवेलेबल होनी चाहिए कि किस जगह क्या प्रोसेस कंडीशन चल रही है। यूपीएस इसमें आपकी हेल्प करता है। यदि आपने एमसीसी या फिर रात सप्लाई से डीआईएआई को एनर्जाइज किया है तो ब्लैकआउट के टाइम फील्ड की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। गॉट इट? अब डीआईएआई की प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हमेशा जल्दी एक गलती करता है कि वो डीआई कार्ड से आ रही बिट को सीधे प्रोग्राम करता है, न कि इसके डिजिटल इनपुट मॉड्यूल या पीएलसी डीसीएस में अवेलेबल सबरूटीन प्रोग्राम के थ्रू। डायरेक्ट इनपुट बिट को प्रोग्राम करके भी इंटरलॉक लॉजिक बनाया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है, इंटरलॉक काम भी करता है।
इक्विपमेंट या प्लांट ट्रिप भी हो जाता है, लेकिन आपको कोई अलार्म नहीं मिलता जब ये DI फेल या AI फेल होता है। सीधे इक्विपमेंट ट्रिप होने का अलार्म मिलता है। ये कंट्रोल रूम ऑपरेटर या शिफ्ट इंजीनियर के लिए मुसीबत पैदा कर देता है और ट्रिपिंग का कारण पता करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो डायरेक्ट DI बिट को इंटरलॉक डालना एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, इसको अवॉइड करना चाहिए और नए DI को PLC DCS लाइब्रेरी अवेलेबल जो DI सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है या सब रूटीन के थ्रू प्रोग्राम करने की प्रैक्टिस बनानी चाहिए। DI मॉड्यूल को कैसे प्रोग्राम करें, इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर दिए गए लिंक पर जाके देख सकते हैं। DI मॉड्यूल प्रोग्रामिंग से आपको अलार्म लिस्ट मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है और फॉल्ट डायग्नोसिस इजी और फास्ट हो जाता है। इससे आप DI फेलियर में डिले भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको टाइमर की जरूरत नहीं पड़ती। DI फॉल्ट में हमेशा 2 से 5 सेकंड का डिले रिकमेंड भी किया जाता है, अगर आपका प्रोसेस परमिट करता है तो, वरना डिले 0 सेकंड ही रखें। ये डिले DI की माल फंक्शन को अवॉइड करने के लिए ऐड किया जाता है। DI सॉफ्टवेयर मॉड्यूल यूज करने से आप उस पर्टिकुलर DI का अलार्म किस कंडीशन में रिलीज करना है, ये भी कंडीशन प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे पावर फेलियर की कंडीशन में सिर्फ पावर फेल का ही अलार्म आना चाहिए, बाकी सारे प्लांट के अलार्म सप्रेस होने चाहिए, या फिर जब इक्विपमेंट बंद हो उसका ही अलार्म आना चाहिए। इससे आपके अलार्म लिस्ट में फालतू की भीड़ नहीं होगी और अलार्म लिस्ट मिनिमम बनी रहती है। AI बिट प्रोग्राम के साथ भी ऐसा ही है, जो अभी हमने डिस्कस किया। इसकी अलार्म रिलीज कंडीशन को भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं। मोस्टली ट्रिपिंग प्रोग्राम इन AI की लिमिट्स को इंटरलॉक करके किया जाता है, इसके लिए आपको AI मॉड्यूल यूज करना ही पड़ेगा। कई बार AI की लिमिट्स को यूज न करके AI काउंट्स को कंपेयर करके एक सॉफ्ट डिजिटल बिट को जनरेट करके इंटरलॉक में यूज किया जाता है। उस टाइम ये इंश्योर करें कि उस सॉफ्ट बिट का अलार्म मॉड्यूल प्रोग्राम किया गया है या नहीं, क्योंकि सॉफ्ट बिट से ट्रिपिंग तो हो जाएगी, अगेन फिर अलार्म नहीं मिलेगा। AI सॉफ्टवेयर मॉड्यूल को कैसे प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके लिए एक हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जो आप ऊपर दिए गए लिंक पे देख सकते हैं। आइए ड्राइव प्रोग्रामिंग पे आते हैं। मोस्टली ब्रेकडाउन के टाइम रिकमेंडेशन आती है कि नया पंप या मोटर छोटा ब्लोअर लगाना है, तो उस टाइम तो क्या होता है, सिंपल एक डिजिटल आउटपुट रिलीज करके चला दिया जाता है। पहली बात, ऑलवेज यूज ड्राइव सॉफ्टवेयर मॉड्यूल फॉर प्रोग्रामिंग ड्राइव मोटर पंप ब्लोअर और एनीथिंग। सेकंड, इंश्योर करें कि सारे अलार्म प्रॉपर वे में रिपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए ड्राइव की सबसे पहले कंट्रोल ट्रायल लें, मतलब MCC फीडर के पावर फ्यूज को निकालकर सिर्फ कंट्रोल फ्यूज रखकर ट्रायल लें। इसके लिए ड्राइव के रिक्वायर्ड DIDO को ड्राइव मॉड्यूल में प्रोग्राम करके बाकी सारे इंटरलॉक को जो है फोर्स लॉजिक 1 कर दिया जाता है। यहाँ जो प्रिकॉशन लिए जाने वाली बात यह है कि ड्राइव का इमरजेंसी स्टॉप या फील्ड स्टॉप हार्डवेयर इंटरलॉक में है या नहीं, ये इंश्योर करें। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है, अब ड्राइव को लोकल मोड में लेकर सबसे पहले इमरजेंसी स्टॉप का ऑपरेशन चेक करें और इंश्योर करें कि इमरजेंसी स्टॉप का अलार्म लिस्ट में अपियर हो रहा है या नहीं। उसके बाद लोकल स्टेशन से स्टार्ट बटन दबाकर ड्राइव को स्टार्ट करें, ये चलना चाहिए। अगर कंट्रोल वायरिंग सही है आपकी, तो इसमें अगर मोशन डिटेक्टर का फॉल्ट आता है तो ये फोर्स करके आप बंद कर सकते हैं। लोकल ड्राइव की सक्सेसफुल ट्रायल के बाद ही रिमोट ट्रायल लें। उसके बाद ड्राइव से रिलेटेड इंटरलॉक और स्टार्ट स्टॉप सीक्वेंस प्रोग्राम करें। ये थी ड्राइव को प्रोग्राम करने की प्रिकॉशन स्टेप्स। ड्राइव मॉड्यूल को प्रोग्राम करने के लिए हमारे चैनल पे एक ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, जो आप ऊपर दिए गए लिंक पे देख सकते हैं। प्रोग्रामिंग सेट रिसेट इंस्ट्रक्शन। सेट रिसेट इंस्ट्रक्शन को इक्विपमेंट या इंटरलॉक को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने में बहुत यूज किया जाता है। सेट रिसेट बिट को यूज करने से पहले इसकी लेबलिंग को प्रॉपर वे में करना चाहिए, ताकि देखते ही पता चल जाए कि ये किस इक्विपमेंट या इंटरलॉक को डिनोट करती है। दूसरा, सेट रिसेट इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम करते समय कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कॉन्फ्लिक्ट या ओवरलैपिंग का ध्यान रखना चाहिए। पता चला सेट रिसेट दोनों में ही सेम कंट्रोल इनपुट्स है, इससे आपके लॉजिक का बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। तीसरा, इसको प्रोग्राम सीक्वेंस में प्रॉपर पोजीशन पे प्रोग्राम करना चाहिए, ताकि कंट्रोल फंक्शन से आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। अब लेते हैं टाइमर। मोस्टली पीएलसी डीसीएस में टाइमर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन स्पीड को स्लो नहीं करती है, लेकिन नंबर ऑफ टाइमर की ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से पीएलसी डीसीएस की एग्जीक्यूशन स्पीड पर इंपैक्ट आता है। रियली अगर टाइमर रिक्वायर्ड है तो ही यूज करें। कोशिश करें कि डीआई या एआई फेस प्लेट पे अवेलेबल डिलेस को यूज करके प्रोग्रामिंग मोटिव को आप अचीव कर सकते हैं। प्रिकॉशन व्हाइल एडिंग ए न्यू पीआईडी कंट्रोल लूप इन पीएलसी डीसीएस। पीएलसी डीसीएस कंट्रोलर पीआईडी कंट्रोल लूप को इजीली हैंडल कर सकता है, लेकिन पीआईडी एल्गोरिथम की जो कैलकुलेशन है बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर और मेमोरी की जरूरत पड़ती है बाकी सारे सॉफ्टवेयर मॉड्यूल के कंपैरिजन में। कंट्रोलर की प्रोसेसिंग पावर
और मेमोरी कैपेसिटी मेक और मॉडल पे अगेन डिपेंड करती है। एक पीएलसी कंट्रोलर को मोस्टली डिस्क्रीट ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया जाता है, जहां पर डिजिटल इनपुट और आउटपुट बहुत ज्यादा होते हैं और एनालॉग इनपुट बहुत कम होते हैं या नहीं होते हैं। इसलिए रिक्वायर्ड पीआईडी कंट्रोल लूप भी कम काम आते हैं। ऐसी एप्लीकेशन में अगर पीआईडी कंट्रोल लूप बढ़ जाते हैं तो प्रोसेसर की लोडिंग बढ़ जाती है और एग्जीक्यूशन स्पीड जो है स्लो हो जाती है। पीआईडी कंट्रोल लूप ऐड करने से स्कैन टाइम भी बढ़ जाता है, जिससे फास्ट सेक्शन नहीं मिल पाता जो कि पीआईडी कंट्रोल लूप में डिजायर्ड है। एक वेल डिजाइन पीएलसी में 100 नंबर तक पीआईसी कंट्रोल लूप हो सकते हैं। इससे ज्यादा फिर डिले हो जाता है, एग्जीक्यूशन स्पीड स्लो हो जाती है। जबकि डीसीएस को कंटिन्यूअस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जहां एनालॉग इनपुट बहुत सारे होते हैं और डिजिटल इनपुट आउटपुट बहुत कम होते हैं। एक वेल डिजाइन डीसीएस में लगभग 1000 के आसपास पीआईडी कंट्रोल लूप जो है वो हैंडल कर सकता है। आप जब भी एक नया पीआईडी लूप ऐड करने जा रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप पीएलसी को स्लो करने जा रहे हैं। डीसीएस में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीएलसी और डीसीएस के बीच को डिफरेंस बढ़िया समझने के लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, जो आप ऊपर दिए गए लिंक पर देख सकते हैं। डिजाइनिंग कॉम्प्लेक्स लॉजिक। पीएलसी डीसीएस को ट्रबल शूट और फॉल्ट डायग्नोसिस को सिंपल करने के लिए बनाया गया है। अगर प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को कॉम्प्लिकेट और कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए तो ये मुसीबत बन जाता है। इसलिए प्रोग्रामिंग को कॉम्प्लेक्स न बनाकर पीसेस में सॉफ्ट बिट और फ्लैग जनरेट करके बनाया जाए तो बढ़िया है। मतलब हर छोटे इंटरलॉक फंक्शन का एक सॉफ्ट बिट, फिर इन सॉफ्ट बिट को अपेंडमेंट में आप इंटरलॉक कर सकते हैं। बिट लेबलिंग से बहुत फर्क पड़ जाता है, इसलिए लेबलिंग का एक सिस्टम बनाया जाए ताकि सब फॉलो करें और प्रोग्रामिंग ट्रबल शूट और डायग्नोसिस इजी हो। तो दोस्तों, जब भी आप प्रोग्रामिंग यूनिट पर बैठते हैं, ऊपर डिस्कस किए गए रूल्स और प्रिकॉशन को स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बनाकर फॉलो करें, जिससे प्लांट के सारे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर एक सिस्टम को फॉलो करेंगे और एक ही पेज पे रहेंगे। जल्दी हमें एक नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और इंस्ट्रूमेंटेशन अनलिमिटेड चैनल को शेयर करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।